एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग को कि क्रिटिकल केयर किसे कहते हैं और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं और क्रिटिकल केयर का हमारे बीएसएन नर्सिंग में क्या काम है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करें तो ये हमारा सब्जेक्ट है जिसमें हम बात करेंगे जो भी क्रिटिकल कंडीशंस होती है उन पेशेंट को हम किस तरीके से केयर दे सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 इसमें आ जाता है कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल फाउंडेशंस इन द क्रिटिकल केयर के कौन सी ऐसी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है क्रिटिकल केयर के लिए, तो उसको हम यूज करके अपने क्लाइंट को सेव कर सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से। उसके अलावा बीएसएन नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, तो ओवरऑल इसके भी जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की कि कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस यूनिट में। तो सबसे पहले आ जाता है एक्सप्लेन आफ्टर कंप्लीट दिस यूनिट learner student will be able to the explain psychosocial implementations in the critical care and describe patients and family response and discuss sleep and sensory imbalance के किस तरीके से वो स्लीप और सेंसरी इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्कस एक्सप्लेन स्ट्रेस कोपिंग के किस तरीके से आप स्ट्रेस कोप कर सकते हो और डिस्कस एथिकल एंड लीगल इश्यूज एक्सप्लेन द बिहेवियर्स एंड दैट एंड उसके अलावा डिस्कस द स्पिरिचुअलिटीज एक्सप्लेन द होप्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ describe the infection control, explain the nutritional support and discuss the complementary therapy के किस तरीके से complementary therapy देते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनमें डिस्कस करेंगे, इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं साइको सोशल इम्प्लीमेंटेशंस इन द क्रिटिकल केयर के साइको सोशल क्या इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए। तो सबसे पहले साइको सोशल्स criticals psychosocial care refers to emotional, psychologically, socially, behavioral support provide critical पेशेंट क्रिटिकल इल पेशेंट्स एंड देयर फैमिली, क्योंकि हमें अगर साइको सोशल अगर हमारे पास अच्छा है, हम हमारे पेशेंट के साथ अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं उनकी साइकी के हिसाब से। अगर पेशेंट जो क्रिटिकल केयर में होते हैं तो उनकी फैमिली को हमें साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना चाहिए और सोशली उनको सपोर्ट देना चाहिए। तो उस तरीके से जो कि है हम अगर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं साइको सोशल का, तो हमारे मोस्टली इम्प्लीमेंट जब करते हैं जब हमारे पास कोई क्रिटिकल पेशेंट होता है, उसकी फैमिली को हमें एजुकेशन देनी होती है, हमें उन्हें बताना होता है, सपोर्ट करना होता है, तब हम क्या करते हैं अपनी साइको सोशल जो भी कंडीशन उनकी जो हमारी है ना, हम केयर करते हैं उन पेशेंट की फैमिलीज को या फिर पेशेंट को। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में आ गया कि है ना साइको सोशल केयर एंड आइडेंटिफाई इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ द क्रिटिकल इल्स पेशेंट। इमोशनली जो आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या है उनको सही करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि डिस्कस द फैमिली एंजाइटी एंड स्ट्रेस, जो भी उनकी फैमिली में जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको एक सपोर्ट करेंगे। उसके अलावा क्या है कि एक्सप्लेन द नर्सिंग रोल इन साइको सोशल सपोर्ट में नर्सिस का क्या रोल होता है। उसके अलावा प्रोमोट द सेंटर केयर कि किस तरीके से हम पेशेंट सेंटर केयर कर सकते हैं, तो उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी साइको सोशल इम्प्लीमेंटेशंस इन द क्रिटिकल केयर में। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स क्या होता है। अगर साइको सोशल अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किए, तो फैमिली का या फिर इंडिविजुअल का क्या रिस्पॉन्स होता है। तो उसमें आ जाते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्स फेयर होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन
पेन एंड हेल्पलेसनेस एंड कंफ्यूज। क्योंकि कोई पेशेंट ऐसा है तो वो है ना क्या करेगा, इंडिविजुअल है, कोई पेशेंट है, हमें उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है, क्योंकि वो फील क्या करता है, फेयर फील करता है, एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, पेन में होता है, हेल्पलेसनेस में होता है, कंफ्यूजन में होता है। हमें क्या है, उसको इमोशनली सपोर्ट करके उसकी जो भी एक कंडीशन है उसके बारे में उसको इम्प्रूव करके उसकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे। उसके अलावा फैमिली रिस्पॉन्स में क्या होता है, कहना शॉक्ड, वेरी एंड कभी-कभी क्या है कि किसी ऐसे मेंबर की कुछ क्रिटिकल कंडीशंस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, तो क्या है कि फैमिली शॉक में चली जाती है। उसके अलावा वेरीज हो जाती है, उसके अलावा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है उस फैमिली पे, इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। जिस तरीके से उन्होंने नहीं सोचा होता है वैसी चीज़ें हो रही होती है, तो फिर उनको क्या है कि फैमिली को भी सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो चाहे फाइनेंशियल बर्डन हो, चाहे वो इमोशनली वीक हो। इन सारी चीज़ों पे हमें क्या है, उस फैमिली को सपोर्ट करना होता है, ताकि फैमिली सपोर्ट हो सके और फैमिली को हम इमोशनली जो स्ट्रेस है उसको रिलीव कर सके, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सप्लेन पेशेंट्स रिएक्शन क्या होगा, कि हमें उसको एक्सप्लेन करके बताना चाहिए। उसके अलावा आइडेंटिफाई फैमिली नीड्स, हमें पता होनी चाहिए कि फैमिली को अभी क्या नीड है, वो इमोशनली उनको सपोर्ट चाहिए या फाइनेंशियली वो वीक है। तो उस हिसाब से हमें देख के हमें उनकी जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसके अलावा उसकी नीड को हमें पूरा करना चाहिए, कि उनको इमोशनली हमें सपोर्ट करना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है। उसके अलावा डिस्कस फैमिली सेंटर केयर, और हमें डिस्कस करना चाहिए फैमिली सेंटर केयर के बारे में, प्रोमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और अपनी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको भी प्रमोट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है फैमिली इंडिविजुअल एंड फैमिली रिस्पॉन्स में, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्लीप एंड सेंसरी बैलेंस। सेंसरी बैलेंस में क्या-क्या चीज़ें होती है, ठीक है। स्लीप डिस्टर्बेंस काज़, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं है आपकी स्लीप और सेंसरी, तो आप क्या करेंगे कि आपको क्या-क्या चीज़ें होंगी, नॉइज़ की वजह से भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल में क्या होता है, नॉइज़ ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, सेंसरी इम्बैलेंस हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्राइट लाइट अलार्म्स, पेन एंड प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें क्या है, डिस्टर्ब करती है आपकी स्लीप को, और उसकी वजह से काज भी होते हैं कुछ, चाहे वो फैमिली को हो, चाहे वो इंडिविजुअल जो आपका पेशेंट हो, उन दोनों पे इफेक्ट करती है आपकी स्लीप। क्योंकि स्लीप अगर डिस्टर्ब हो गई, चाहे फैमिली हो चाहे वो, उनको मेंटली वो थोड़े डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेंसरी ओवरलोड में आ जाता है टू मच नॉइस, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कहीं पे हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको साउंड सुनाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉइस है जितनी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो भी आप पे इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग, अगर बार-बार कोई आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो भी इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा ब्राइट लाइट, ये भी क्या है, ये भी सेंसरी आपकी जो कंडीशंस है उस पे इफ़ेक्ट करती है, सेंसरी कंडीशंस पे। और उसके अलावा बात करते हैं सेंसरी डिप्रिवेशंस, जिसमें आ जाता है कि आइसोलेशंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, रिड्यूस सिचुएशनल, जो स्टिमुलाई है उनको रिड्यूस कर दे, लैक कम्युनिकेशन कर दे, या खुद को आइसोलेट रखे, तो ये सारे इफेक्ट होते हैं सेंसरी पे। आपकी सेंस ना वो इफेक्ट होते हैं इसमें। उसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफाइन सेंसरी ओवरलोड्स एंड डिफाइन सेंसरी डिविएशंस, डिस्क्रिप्ट एंड एक्सप्लेन ऑन द रिकवरी एंड डिस्कस नर्सिंग इंटरवेंशन। तो ये सारी चीजें आती है इसमें। उसके अलावा स्ट्रेस एंड कोपिंग, स्ट्रेस एंड कोपिंग में क्या आता है, स्ट्रेस बॉडी रिस्पॉन्स टू इल एंड थ्रेट। आपका जो स्ट्रेस होता है वो रिस्पॉन्स होता है किसी भी बॉडी इलनेस कोई भी है उसको ट्रीट करने के लिए, आपको रिस्पॉन्स करती है आपकी बॉडी, ठीक है। कि इस टाइम ये इलनेस है उसको आप हम कह सकते हैं स्ट्रेस हो जाता है, फिर हमें पता चलता है कि इसको क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से हम उसका ट्रीट करते हैं।
कोपिंग इज द मेथड यूज फॉर डील विद स्ट्रेस। कोपिंग ऐसा मेथड है कि हम किस तरीके से डील कर रहे हैं अपने स्ट्रेस से, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोपिंग मेथड्स, ठीक है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कोपिंग जिसमें आ जाता है प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशनल फोकस्ड। क्या प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं या फिर इमोशनल पे फोकस कर रहे हैं, तो ये दोनों टाइप्स ऑफ कोपिंग आ जाते हैं। उसके अलावा नर्सिंग रोल क्या होता है, तो नर्सिंग रोल मेनली ये होता है कि अगर कोई पेशेंट मतलब ज़्यादा स्ट्रेस में है तो उसको इमोशनल सपोर्ट करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, फैमिली एजुकेशन देंगे। उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताएंगे कि आप किस तरीके से रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका अगर कोई पेशेंट आईसीयू में है तो आपको किस तरीके से रिलैक्सेशन होनी चाहिए, फैमिली को एजुकेशन देना, काउंसलिंग देना। तो ये सारा जो है ना इमोशनल सपोर्ट देना, ये नर्सिस का रोल होता है। कोप करना, क्योंकि एक स्ट्रेस कंडीशन है, कोई आईसीयू में पेशेंट है, उनकी फैमिली मेंबर तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उससे कोप करने के लिए। उसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, डिफाइन स्ट्रेस, एक्सप्लेन कोपिंग मैकेनिज्म्स, आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स इन द आईसीयू एंड डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट के कि आईसीयू में कौन कौन से स्ट्रेसर्स हो सकते हैं, उनको मैनेज किया किस तरीके से किया जाता है, एक्सप्लेन कोपिंग मैकेनिज्म क्या है और स्ट्रेस क्या है, ये सारी इसके ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एथिकल एंड लीगल इश्यूज, जिसमें एथिकल प्रिंसिपल में आ जाता है कि आपकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बेनिफिशंस, नॉन मालफेक्शंस, जस्टिस एंड कॉन्फिडेंटलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंटलिटी, जिसमें क्या है कि आप ऑटोनॉमी, आप अपने पेशेंट्स उसकी फैमिली पे इतना हो ना कि आप उनको एक इथिकली ये है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है, वो डिसीजन मेक कर सकता है, अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है। ऑटोनॉमी होनी चाहिए उस पेशेंट के, जो पेशेंट्स है उसके घर वाले हैं उनके पास। उसके अलावा उनको बेनिफिट हो, कभी भी क्या है कि हम अगर हमारा जो भी केयर है हम करते हैं ना, तो हमारी केयर से किसी को भी कोई भी मालफेक्शन ना हो, ठीक है। कोई भी मालफेक्शन ना हो, उनको बेनिफिट होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। उसके अलावा नॉन मालफेक्शन, कोई भी ऐसी गलत हम इंजेक्शन, कोई भी ऐसी टैबलेट ना दें जिससे पेशेंट की कंडीशन और ख़राब हो, ठीक है। जस्टिस होना चाहिए, सब पेशेंट हमारे लिए इक्वल होने चाहिए, चाहे वो जितना भी पेशेंट क्यों ना फाइनेंशियली अच्छा हो, जो भी पेशेंट हो, हमारे लिए दोनों सेम होने चाहिए। और कॉन्फिडेंटलिटी में आ जाता है, हमें क्या है कि प्राइवेसी जो पेशेंट की है उसको सेव करके रखना चाहिए। तो ये सारे आ जाते हैं एथिकल प्रिंसिपल में। उसके अलावा लीगल इश्यूज में आ जाते हैं इन्फॉर्म कंसेंट, के हमें कोई भी प्रोसीजर करने के लिए इन्फॉर्म कंसेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, उस पेशेंट की राय, उसकी फैमिली की रजामंदी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पेशेंट आईसीयू में है, मतलब उसकी ऐसी कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, वो उसको आईसीयू में ले जा रहे हैं, तो उसकी फैमिली का इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए। हाँ, उस पर हम कोई भी काम कर रहे हैं, मेडिकली कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो हमारे पास इन्फॉर्म होना चाहिए, कंसर्न उसका होना चाहिए। उसके अलावा पेशेंट राइट, उसके पास राइट है कि वो चाहे वो उस तरीके से वो अपनी केयर करवा सकता है। डॉक्यूमेंटेशंस, एंड ऑफ लाइफ डिस्कशंस, और किस तरीके से मतलब उसको लाइव डिस्कशन करनी चाहिए। उसके अलावा ऑर्गन्स डोनेट, अगर ऑर्गन भी डोनेट करने हैं, लाइफ उसकी लाइफ ऑफ एंड ऑफ लाइफ के किस तरीके से वो अगर अपनी लाइफ एंड कराए, तो उस सारे उसके जो भी उसकी कंडीशंस है ना, उस हिसाब से उससे हमें परमिशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पेशेंट का राइट है कि उसको अपनी कंडीशन के बारे में ओवरऑल उसकी जो भी राय होगी उस पे हम इन्फॉर्म उसको हम करके फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है एक्सप्लेन एथिकल प्रिंसिपल, आइडेंटिफाई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके अलावा डिस्कस द डिलेमा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें डिलेमा आ जाता है। उसके अलावा अप्लाई एथिकल डिसीजन मेकिंग, और हमें अप्लाई करना चाहिए एथिकल डिसीजन मेकिंग को। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है एथिकल एंड लीगल इश्यूज में। उसके बाद आ जाता है बेरिवेरमेंट, डेथ एंड डाइंग, जिसमें आ जाता है बेरिवेंटिंग फीलिंग ऑफ लॉस आफ्टर डेथ। डेथ के बाद क्या है कि फीलिंग लॉस हो जाती है, ग्रिफ्ट एंड
grief stage are delay, anger and ब्रेनिंग्स, उसके अलावा डिप्रेशंस, एक्सपेक्टेशंस, ये आ जाते हैं ग्रीफ में। उसके अलावा नर्सिंग रोल क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट करना, और उसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी, उसकी जो डिग्निटी है उसको रिस्पेक्ट करना, उसके अलावा कंफर्ट केयर देना उसको, उसके अलावा फैमिली सपोर्ट होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आती हैं डेथ एंड डिलेइंग में, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव बेरिवेटमेंट, एक्सप्लेन ग्रीफ एंड एंड ऑफ द लाइफ केयर, एंड कि किस तरीके से लाइफ ऑफ एंड ऑफ लाइफ केयर कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्राइब द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो पेशेंट्स ग्रीफ स्टेज में होता है। उसके बाद बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटीज में आ जाता है बिलीव एंड वैल्यू दैट गिव मीनिंग एंड होप्स। आपके पास आप स्पिरिचुअली हमें क्या देता है, बिलीव एंड वैल्यूज देता है, गिव अ मीनिंग ऑफ होप्स, कि हमारे पास कोई ऐसी होप्स, हमारी हमारे होप्स होती है, हमारी कुछ होप्स होती है ना, जिन पे हम बिलीव और वैल्यूज को गिव इन मिलती है हमें वहां से, ठीक है। बिलीव एंड वैल्यूज दैट गिव इन मीनिंग ऑफ होप, कि इनसे हमें बिलीव होता है कि हमें कोई ना कोई होप मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा स्पिरिचुअल नीड में आ जाता है प्रेयर एंड रिलीजन सपोर्ट होप्स एंड पीस एंड रिस्पेक्ट टू बिलीव, और रिस्पेक्ट होना अपने बिलीव्स पे, ये सारी चीजें आ जाती है। नर्सिंग रोल क्या आ जाता है, रिस्पेक्ट फॉर बिलीव, प्रोवाइड प्राइवेसी अरेंजमेंट, स्पिरिचुअल केयर एंड इंकरेज होप्स एंड, उसके अलावा स्पिरिचुअल आइडेंटिफाई स्पिरिचुअल नीड, एक्सप्लेन नर्सिंग रोल्स एंड प्रोमोट होस्टिक केयर, और प्रोमोट करना है होस्टिक केयर। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं होप्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। होप्स में आ जाता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस, रिस्पेक्ट इलनेस, अपनी जो भी इलनेस है उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए उस कंडीशन को लेके, ताकि हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल वेलबींग होना चाहिए, ताकि हमारी क्वालिटी लाइफ अच्छी हो सके। उसके अलावा नर्सिंग रोल क्या होता है, इनकरेज पॉजिटिव थिंकिंग, पेन मैनेजमेंट, इमोशनल सपोर्ट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें आ जाती है नर्सिंग रोल में। कि नर्सिस का रोल यही होता है कि इनकरेज करे, पॉजिटिव थिंकिंग करे, पेन को मैनेजमेंट करे, इमोशनल सपोर्ट करे, फैमिली को इन्वॉल्व करे, ताकि होप एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सके, उनकी होप भी बढ़े, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो। इसके डेफिनेशंस में यही आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, डेफिनेशंस ऑफ होप्स एंड एक्सप्लेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि किस तरीके से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं फैक्टर इफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, के कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। प्रोमोट द पेशेंट्स वेलबींग, किस तरीके से हम पेशेंट की वेलबींग को प्रोमोट करते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है होप एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में। उसके बाद बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल इन द क्रिटिकल केयर, के कॉमन आईसीयू इन्फेक्शन के किस तरीके से हम क्रिटिकल केयर में अपने जो पेशेंट हैं उनके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी इन्फेक्शन है उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं क्रिटिकल केयर में। तो सबसे पहले कॉमन आईसीयू इन्फेक्शन में आ जाता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड जो भी नमोनिया होती है, उनको देखना कि किस तरीके से वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया होती है, कैथीटर एसोसिएटेड यूटीआई होता है, और उसके अलावा सेंट्रल लाइन इन्फेक्शंस उसको देख के सर्जिकल साइड इन्फेक्शंस। तो इन सारे इन्फेक्शन को हमें क्या है नज़र में रखना होता है, ताकि हमारा पेशेंट है ना उसको और ज़्यादा सीवियर कंडीशन ना हो, उसको हमें प्रिवेंशन देनी होती है। तो ये मोस्ट कॉमन जो आईसीयू में, अगर आईसीयू की बात करते हैं ना, तो ये क्रिटिकल केयर आप अगर आप जा रहे हो किसी पेशेंट को लेके, तो वहाँ पे आईसीयू में अगर वो आपका पेशेंट है तो ये सारी चीज़ें उसको फेस करनी होती है, चाहे वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया हो, कैथीटर एसोसिएटेड यूटीआई हो, या फिर सेंट्रल लाइन इन्फेक्शन हो, या फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो, वो सब वो देखता है, ठीक है।
प्रिवेंशन में यही आ जाता है कि ना जो आपके हैंड है वो हाइजीनिक होने चाहिए। पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, जिसमें ग्लव्स, गाउन, ये सारे गॉगल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा स्टेरलाइज्ड टेक्निक्स आप यूज़ करें। उसके अलावा आइसोलेट प्रिकॉशंस इक्विपमेंट, डिसइंफेक्शन और ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करें जो डिसइंफेक्शन हो, ठीक है, जो इन्फेक्टेड ना हो। उसके अलावा ऐसे टेक्निक्स स्टेरलाइज में क्या हो कि विदाउट इन्फेक्शन जो टेक्निक्स हैं वो आप टेक्निक्स यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, प्रिवेंट करती है आपको क्रिटिकल केयर में। अगर आप जा रहे हो ना किसी पेशेंट को केयर देने के लिए, तो आप इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सकते हो। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं, एक्सप्लेन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड आइडेंटिफाई आईसीयू इन्फेक्शंस, डिस्कस स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड अप्लाई इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजरमेंट। किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इन्फेक्शन प्रिवेंट मेजरमेंट को। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशंस एंड क्रिटिकल केयर। और न्यूट्रिशन और क्रिटिकल केयर में सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में आ जाता है प्रोमोट हीलिंग्स एंड मेंटेन इम्यूनिटी। हमें क्या है कि न्यूट्रिशन में प्रोमोट करनी चाहिए हीलिंग को, और उसके अलावा मेंटेन करनी चाहिए इम्यूनिटी को, प्रिवेंट करनी चाहिए माल न्यूट्रिशन को, एंड सपोर्ट करना चाहिए रिकवरी को। मेनली जो न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोमोट होती है हीलिंग। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हो अपने पेशेंट को, तो वो जल्दी से जल्दी हील हो जाएगा, मेंटेन होगी उसकी इम्यूनिटी, और उसके अलावा प्रिवेंट होगा माल न्यूट्रिशन से, क्योंकि उसको आप पूरा न्यूट्रिशन दे रहे हो ना, तो वो माल न्यूट्रिशन में भी नहीं जाएगा, और सपोर्ट करेगी उसकी रिकवरी को। वो जितना ही जल्दी हो सके उतना जल्दी वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन उसकी पूरी होगी। उसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट में आ जाता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट में ये आता है कि ओरल फीडिंग हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल इंटरनल न्यूट्रिशन हो, पेरेंटल न्यूट्रिशन हो। तो ये 3 चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा नर्सिंग रोल क्या होता है, नर्सिस का रोल यही होता है, असेस द न्यूट्रिशन, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, प्रिवेंट इंस्पेक्शंस, इंस्पायरेशंस एंड वोलेट टॉलरेंट। तो इन सारी चीज़ों को क्या करती है, नर्स मॉनिटर करती है, देखती है, असेस करती है कि न्यूट्रिशन कितना वो ले रहा है, उसकी नीड के हिसाब से, बॉडी नीड है उसके हिसाब से वो ले रहा है नहीं ले रहा है। उसके अलावा मॉनिटर करती है कि वो उसका इनटेक कितना है, आउटपुट कितना है, वो कितना इनटेक कर रहा है वाटर, उसके अलावा आउटपुट कितना है। उसके अलावा प्रिवेंट करती है इंस्पेक्शंस को, जिसमें आ जाता है कि अगर वो कोई चीज़ खाते उसके जो है ना एयरवे है उसमें ना चला जाए, तो उसको भी वो प्रोमोट करता है, प्रिवेंट करता है, उससे भी वो लेट करता है। टॉलरेंट कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से अच्छा करता है, ठीक है, टॉलरेंट करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके मेनली ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल नीड एंड डिफरेंट इंटरनल एंड पेरेंटल फीडिंग्स एंड डिस्कस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिवेंट न्यूट्रिशनल कंप्लेंट्स, जो भी न्यूट्रिशनल कंप्लेंट्स है उनसे प्रिवेंट किया जाए। उसके बाद बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री थेरापी। कम्प्लीमेंट्री थेरापी में क्या आ जाता है, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापी यूज विथ मेडिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापीज होती है, जिसमें क्या होता है कि है ना आप ऐसी थेरापी जिसमें आप ड्रग्स का यूज़ नहीं करते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते हो, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापी करते हो, जिसमें आ जाता है फॉर एग्जांपल मैसेज म्यूजिक थेरापी, मेडिटेशंस, रिलैक्सेशंस, एक्सरसाइज एंड मेनोथेरापीज, मेरोथेरापी, डीप ब्रीथिंग। ये वो थेरापीज है जो आप नॉन फार्माकोलॉजिकल कह सकते हो, ठीक है, जिसमें मैसेज आ गया, चाहे वो म्यूजिक थेरापी आ गई, मेडिटेशंस आ गया, रिलैक्सेशंस एक्सरसाइज आ गई, एरोमेटिक मेथिक थेरापी आ गई, डीप ब्रीथिंग आ गई, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। उसके अलावा
इसके बेनिफिट क्या है? रिड्यूस करता है एंजाइटी को, रिलीव करता है पेन को, इम्प्रूव करता है स्लीपिंग को, प्रोमोट करता है रिलैक्सेशन को। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री थेरापी दे रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स एक फार्माकोलॉजिकल थेरापी, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापी। अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल, फॉर एग्जाम्पल आप पेशेंट को मेडिटेशन करा रहे हो, ब्रीथिंग करा रहे हो, उसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें, म्यूज़िक थेरेपी करा रहे हो, तो उससे क्या होगा, पेशेंट मेंटली जो है ना वो सही होता जाएगा, उसकी एंग्जायटी भी कम होगी, वो रिलीफ होगा, उसका पेन भी कम होगा, उसके अलावा इम्प्रूव होगी स्लीपिंग एंड प्रोमोट होगी रिलैक्सेशन। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफाइन कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी एंड आइडेंटिफाई द कॉमन थेरेपी के कौन सी है। उसके अलावा डिस्कस द बेनिफिट्स, बेनिफिट भी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा एक्सप्लेन कंसिडरेशंस कि किस तरीके से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में। उसके अलावा समरी में हम बात करते हैं तो ओवरऑल क्या हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, द स्टूडेंट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल केयर, साइको एंड सोशल केयर के किस तरीके से हम उनको मेंटली और सोशली उसको केयर दे सकते हैं। अंडरस्टैंड दे आर पेशेंट्स एंड फैमिली रिस्पॉन्स के क्या होगा, उसकी ये कंडीशन है, फैमिली को हम किस तरीके से इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, और मैनेज स्ट्रेस एंड सेंसरी इम्बैलेंस को किस तरीके से मैनेज करते हैं कि अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में, उसकी फैमिली को, उसको हम किस तरीके से उसकी जो है ना सेंसरी या फिर जो भी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं स्ट्रेस और सेंसरी को। उसके अलावा अप्लाई एथिकल एंड लीगल के क्यों हम करते हैं एथिकल, एथिकल में ऑटोनॉमी, जस्टिस, ये सारी चीज़ें आ जाती है, और लीगल में आ जाता है आपके पास इन्फॉर्म कंसर्न जो मेन होता है, जिसमें पेशेंट की राय होती है। उसके अलावा प्रोवाइड एंड ऑफ लाइफ केयर के अगर एंड ऑफ लाइफ है ना, उसमें हम क्या केयर देते हैं उस पेशेंट को, तो वो भी आ जाता है। उसके अलावा सपोर्ट स्पिरिचुअल नीड, जो भी आपके वैल्यूज़ बिलीव है उसमें किस तरीके से आपकी नीड्स होती हैं, वो उनको किस तरीके से फिल किया जाए। प्रोवाइड प्रोमोट होप्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी जो स्पिरिचुअल कंडीशंस होती है वो किस तरीके से आपकी ना आपको होप देती है और आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है। उसके अलावा प्रिवेंशन इन्फेक्शन कंट्रोल के जो भी आईसीयूज में इन्फेक्शन होते हैं, क्रिटिकल केयर जो सेंटर होते हैं वहाँ पे जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए। उसके अलावा प्रिवेंट इन्फेक्शन, मैनेज द न्यूट्रिशन, जो भी क्रिटिकल इल पेशेंट है उसके लिए न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है उस हिसाब से उसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा नीड होती है। कितनी न्यूट्रिशन है, वो माल न्यूट्रिशन में नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर करनी होती है। उसके अलावा यूज़ कम्प्लीमेंट्री थेरापी के है ना, अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरापी आप किस तरीके से यूज़ करते हो सेफली, और पेशेंट को कितनी उसकी बेनिफिट मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया ओवरऑल यूनिट में। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे की एग्जांपल जो हमारे एग्जाम के हवाले से, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइको सोशल केयर सपोर्ट इमोशनल एंड सोशल वेलबींग में आ जाता है। जो आपके पास है साइको सोशल केयर में, वो क्या करता है इमोशनली एंड सोशली वेलबींग को। एंड सेंसरी ओवरलोड में आ जाता है एक्सेसिव स्टिमुलेशंस होना किसी चीज़ के लिए, सेंसरी डिविशंस, लैक ऑफ स्टिमुलेशंस, स्ट्रेस एंड कॉमन आईसीयूज, आईसीयूज में कौन से कॉमन स्ट्रेस होते हैं। उसके अलावा एथिकल प्रिंसिपल में ऑटोनॉमी, बेनिफिशियल्स, माल न्यूट्रिशंस, नॉन माल एक्शंस, जस्टिस, ये सारी चीज़ें आ जाती है। उसके अलावा 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, डिक्लाई, एंगर, ब्रीडिंग्स एंड उसके अलावा डिप्रेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, ये 5 स्टेजेस आ जाते हैं। उसके अलावा जो एंड ऑफ लाइफ में, ठीक है, हैंड वॉश, उसके अलावा हैंड हाइजीनिक, द मोस्ट इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजरमेंट, इंटरनल न्यूट्रिशन, पेरिनेटल प्रिफर्स, देन GI tract infect functions spiritually improve the patient satisfactions को improve करती है।
उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी सपोर्ट करती है बट नॉट रिप्लेस द मेडिकल ट्रीटमेंट को रिप्लेस नहीं करती है। उसके अलावा दीज द स्लाइड्स दे ऑर्गेनाइज पीपीटी फॉर्मेट इन बीएसएन क्रिटिकल नर्सिंग फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, आपके हेल्प आउट करती है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। ऑल ऑफ दिस, चाहे आप पूरा यूनिट पढ़ो, इन सारे की पॉइंट को पढ़ो, सेम ही बात होती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे हमने पूरा ओवरऑल फर्स्ट यूनिट क्रिटिकल केयर नर्सिंग का था, पूरा हमने डिस्कस किया। इसमें मोस्टली यही है कि हम पेशेंट है ना हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन का, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिटिकल केयर होती क्या है, उसके बारे में ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।